जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 12 लेक्चर आप देख करके आए होंगे। ये जो है मैं बात को इंश्योर करके मानता हूं कि आप ऐसा कर रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो लेक्चर है, इससे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने फंडामेंटल राइट पर जो है यूट्यूब के इतिहास का सबसे बड़ा लेक्चर दिया है 4.5 घंटे का। उसको जो है आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए गए हैं, खासकर जो है यूपीएससी के लेवल का। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, पिछले लेक्चर में जो है आपका एक डाउट था कि एससी को सर एसटी को कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो एससी को 15% मिलता है, एसटी को जो है 7.5% मिलता है। और मैंने आपको याद हो तो मैंने आज से 1-1.5 साल पहले भी रिजर्वेशन पे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने यही बात बोली थी। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको जो है जो मिस्टेक हुई है पिछले वाले वीडियो में, वो दोस्तों ये हुई थी कि उसमें जो सेक्शन थे, दरअसल अब जो है कानून जो आया है वो भारतीय न्याय संहिता आ चुका है और इंडियन पिनल कोड पहले था, आईपीसी पहले था। तो क्या होता है, सेक्शन में जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। तो पिछले लेक्चर में जो है आपको मैंने जो पीपीटी है उसमें मैंने सही कर दिया है। तो सेक्शन जो है वो जैसे बीएनएस का जो सेक्शन था उसमें थोड़ा सा हेर फेर था, तो मैंने उसको जो है करेक्ट कर दिया है। तो आप पीपीटी जो है ज़रूर मांग लें, याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़रूर जो है हमसे पीपीटी को मांग लें। व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक मिलेगा, या जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हमसे पीपीटी मांग लें, उसमें मैंने जो है करेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो आईपीसी और बीएनएस नया कानून आया हुआ है, तो उसमें सेक्शन जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करना चाहते हो अपनी कंटिन्यू, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जो है कूपन कोड मिल जाएगा 6393AEIE, इसको जो है लगाना ना भूलें। तो पीडब्ल्यू से कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हो तो आपको इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में अगर जो है आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो आपको जो है ओसवाल बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होती हैं, हमारे चैनल पे जो है लेक्चर नहीं, हमारे चैनल पे जो है आपको इसके रिव्यू मिल जाएगा, उसको देख लें। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर जो है ऑर्डर कर लें, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट मीन्स कुछ जो है डायरेक्टिव्स दी जा रही हैं, स्टेट को दी जा रही हैं, कुछ अपना जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए कि पॉलिसी जो है किस प्रकार से स्टेट एक बनाएगा, लेकिन ये किसी प्रकार से जस्टिसाइबल नहीं है, यानी कि उनको कोर्ट में जो है आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। आपको मैंने पिछले विगत वीडियो में बताया था कि सप्रू कमेटी ने जो है 2 प्रकार के राइट्स की जो है बात कही थी, जब 2 प्रकार की चीज़ों की बात कही थी, एक जस्टिसाइबल एक नॉन जस्टिसाइबल, मतलब 2 कैटेगरी बनाई जाए। तो जस्टिसाइबल में फंडामेंटल राइट्स को डाल दिया गया था, नॉन जस्टिसाइबल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डाल दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट जब 1928 में आई थी, ठीक है, तो उसमें भी जो है सोशो इकोनॉमिक राइट्स की जो है बात कही गई थी, जैसे एजुकेशन, लेबर, माइनॉरिटी के हितों की जो है रक्षा हो। BN राव जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये जो है पहली इन्होंने जो है प्रिपेयर किया था फर्स्ट ड्राफ्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और डीपीएसपी जो है बाद में जो है फाइनलाइज की गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जो कि जो है हेड की गई थी अम्बेडकर जी के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो है डीपीएसपी को पार्ट 4 में डाला, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। और ये एक प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। और ये जो है हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जो है हमने कॉपी किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही चीज़ें आई हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे जो है इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, तो इंस्पिरेशन का जो मुख्य सोर्स है वो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे डायरेक्ट मॉडल दिए जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी, उनसे हमने जो है इंस्पायर किया है। साथ ही में जो और भी काफ़ी सोशलिस्ट जो कंट्री हैं उनसे भी जो है हमने इस मॉडल को लिया हुआ है, क्योंकि उस समय के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो है सोशलिस्ट का उस समय जब काफ़ी जो है बोलबाला था, तो उनके जो है विचारों से जो है प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, तो आप थोड़ा सा मान सकते हो वहाँ पे भी प्रभाव आया होगा। गांधी जी के खासकर आइडिया थे जैसे कि पंचायत हो, ठीक है, जो है और जो है कॉटेज इंडस्ट्री हो, सेल्फ सफिशिएंट जो है इकोनॉमी बने, स्वयं से जो है अपना काम करें, स्वयं से जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का जो है बनाएं, आराम से जो है पंचायतें ही काम करें, लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है गांधी जी के भी विचार मिलते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉन जस्टिसाइबल इनका नेचर है, यानी कि इनको जो है आप कोर्ट ऑफ लॉ में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड ये आर्टिकल 37 में दिया है। मोरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, यानी कि ये जो है हर प्रकार से स्टेट की जो है जिम्मेदारी होगी, ठीक है। और ये जो है मोरल यानी कि नैतिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, दोनों प्रकार की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। फंडामेंटल टू गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी कि जो है ये फंडामेंटल है, ये मौलिक सिद्धांत है जिससे एक देश का जो है गवर्नेंस यानी कि जो सुशासन है वो जो है गवर्न होगा, कंट्रोल होगा।
और डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, यानी कि ये जो है काफ़ी डायनेमिक हैं और फ्लेक्सिबल भी हैं, यानी कि इनको जो है अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये जो है ऐसा नहीं है कि ये जो फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं उन्हीं को प्रोवाइड करने के लिए डीपीएसपी, जैसे फंडामेंटल राइट में आपका मान लीजिए जो है जस्टिस की बात की जाती है, तो जस्टिस होएगा कैसे, वो जस्टिस होगा डीपीएसपी के द्वारा, इसके प्रावधान जो है यहाँ पे मिलेंगे। तो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आपको डीपीएसपी में मिलता है, जहाँ पे जो है कल्याण की बात की जाती है। हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 31 तक जो है क्या किसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 36 37 में जो है मैं आपको बता दूं तो दो चीज़ें लिखी हुई हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 36 में मिलेगी, ये डेफिनेशन वही है जो मैंने आर्टिकल 12 में आपको डिटेल में पढ़ाई थी। 37 में जो है ये लिखा हुआ है कि जस्टिसाइबल नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के तरीके से। 38 39 जो है वो बात करता है सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इक्वल पे मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए चिल्ड्रेन एंड वर्कर्स की। सबसे पहले तो बात क्या है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मिले, तो इसके लिए जो है तमाम तरीके के प्रयास जो है सोसाइटी पे इकोनॉमिक लेवल पे जो है जस्टिस करने के लिए जो है चलाए जाते रहते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो है हर प्रकार से जो पिछड़े लोग हैं उनको जो है उस जो मेन लाइन है उसमें जो है लाया जाए। इक्वल पे मिलना चाहिए महिलाओं और वुमेन और जो है मेल को। और प्रोटेक्शन जो है चिल्ड्रन एंड वर्कर्स की होनी चाहिए। प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन एंड वर्कर्स, चिल्ड्रन दोस्तों सब याद रखिएगा, इसमें मेंस पे क्वेश्चन आ चुका है, ये दरअसल वो कहीं नहीं मिलता है, बस यहीं पे मिलता है, ठीक है। तो आर्टिकल आपको 23 24 में भी मिलेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन से आ चुका है क्वेश्चन। फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39F देखोगे तो यहाँ पे जो है हिल्ड्रन फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हिल्ड्रन नहीं यार चिल्ड्रन होगा, ठीक है, चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन चिल्ड्रन का नहीं होगा। हेल्दी डेवलपमेंट जो है उनका होना चाहिए। आर्टिकल 40 जो है वो विलेज पंचायत की बात करता है कि ये सिर्फ होनी चाहिए। आर्टिकल 41 से 43 जो है इसमें आपको राइट टू वर्क, एजुकेशन, लिविंग वेज, मैटरनिटी रिलीफ, इन सबको जो है प्रोवाइड करना स्टेट का काम होगा। 43 है, 43B जो है वो वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात करता है, किसमें, तो जैसे ट्रेड वगैरह नहीं होती है, जैसे मतलब ट्रेड यूनियन वगैरह, तो उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है कुछ चंद लोग मुट्ठी भर लोग जो है उनका डिसीजन लें, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें होना चाहिए। इसके बारे में प्रमोशन जो है कोऑपरेटिव का होना चाहिए। कोऑपरेटिव जो है आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 97th अमेंडमेंट के द्वारा जो है डाली गई, अब ये फंडामेंटल राइट और जो है डीपीएसपी में डाली गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारे देश में लागू होना चाहिए, जो कि जाने कब से लिखा हुआ है, हो ही नहीं पा रहा है। आर्टिकल 45 जो है इस पर बात करेंगे। आर्टिकल 45 दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, यानी कि जो बच्चे हैं ना उनकी जो है अर्ली, यानी कि जो 6 साल से जो नीचे होते हैं उनकी भी बात करता है, और 6 से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तो 21 से दे ही रखा है आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 46 दोस्तों जो है अपलिफ्टमेंट की बात करता है, SC ST और वीकर जो सेक्शन हमारे समाज के हैं। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर की बात करता है, यानी कि जो है न्यूट्रिशन जो है मिलना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ मतलब जो है कवरेज होना चाहिए, प्रोहिबिशन भी जो है लिक्वर का होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ड्राई डे वगैरह होना चाहिए, ये सब जो है स्टेट के काम है। 48 ये दोस्तों क्या कहता है, तो ये कहता है साइंटिफिक एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोटेक्ट हो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। 49 दोस्तों क्या कहता है, तो प्रोटेक्ट होना चाहिए मोनूमेंट हेरिटेज, ये सब जो है प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट का कर्तव्य है कि जो है, जैसे मैं आपको बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो भी दोस्तों जो है उसमें भी आप कोई भी चेंज अगर करना चाहोगे तो उसके लिए भी बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अभी हेरिटेज में ही आती है। जैसे पूर्व के जो CJI थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने जो है जब ग्लास फेंसिंग करवाई थी उसमें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने भी जो है बाकायदा आर्कियोलॉजी वगैरह ये सब जो है देखना पड़ता है, क्योंकि वो हेरिटेज में आती है, नेशनल हेरिटेज में। अभी इन पे डिटेल पे चर्चा होगी, ऐसा मत सोचिएगा, ये तो जस्ट मैं इसे आपको मेरा वाक टाइप का करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसको वाकिंग कहते हैं। आर्टिकल 50 जो है ये काम होगा स्टेट का कि जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। आर्टिकल 51 का काम है कि जो है स्टेट का कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है स्टेट जो है बना के रखें, ये जो है। चलिए अब जो है ये सब जितने भी बातें मैंने बोली सब स्टेट का काम है, ठीक है, ये सब स्टेट का काम है कि ऐसा जो है वो पॉलिसी जब अपनी बनाएगा तो इन विचार इन पे जरूर करेगा। ये जो है एक प्रकार का मतलब जो है खाका तैयार कर दिया गया। अमेंडमेंट दोस्तों क्या हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट जो है कहीं जोड़े गए हैं, जैसे आर्टिकल 42 के द्वारा जो है नहीं अमेंडमेंट 42 किया गया, तो इसका इसमें जो है 39A
43A, 48A, 39F ये बाद में जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1978 में जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको एक लीगल राइट बना दिया गया और ये रिड्यूस कर दिया गया। इससे जो है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो है संघर्ष पैदा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। आप कहोगे सर कैसे पैदा हो गया? क्योंकि फंडामेंटल राइट आपका आर्टिकल 31 में था, लेकिन जस्टिस का राइट कहाँ पे लिखा था? ये जस्टिस की बात लिखी थी डीपीएसपी में। तो अगर स्टेट जस्टिस करना चाहेगा तो फंडामेंटल राइट तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था 44 में। 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो है आर्टिकल 21A जो है जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल 45 जोड़ा गया इधर तरफ, ताकि जो है यहाँ पे जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट का काम है। 97 अमेंडमेंट के द्वारा जो है आर्टिकल 43 भी जो है जोड़ा गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो चंपकम दोराइजन केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट जो है वो शीर्ष पे है, ना कि डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट को हम पहले देखेंगे ना कि डीपीएसपी को। केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं, जो है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में एक हार्मोनियस बैलेंस होना चाहिए, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे, बाकी आप कर सकते हो। मिनर्वा मिल्स के केस में कहा कि फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि इनको जो है बेसिक स्ट्रक्चर में अगर ये किसी प्रकार का चेंज करें कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो है हम उसको नकार देंगे। उन्नी कृष्णन के केस में कहा था कि राइट टू एजुकेशन जो है ये 41, 45 आर्टिकल से जो है मिलता है, और बाद में जो है आर्टिकल 21A जो है 2002 में जोड़ा भी गया अटल जी की सरकार में। ठीक है, तो ये यहीं पे बात उठ चुकी थी 1993 में उन्नी कृष्णन केस से। रिसेंट में ट्रेंड किया है तो कोर्ट्स जो है आज यूज करती हैं डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट को जो है एक्सपेंशन करने के लिए। जैसे हेल्थ के मामले में आपने थोड़े दिन पहले कर्नाटक में इशू देखा हो, जब वो जो है जंगल काटने आए थे, 400-500 एकड़ में जो ज़मीन फैली थी यूनिवर्सिटी का, उसमें था। हेल्थ से हमारे देश में जो है आपको पता होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड जो है जन आरोग्य योजना या जो है प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना या जो है मतलब इस प्रकार की योजनाएं हमारे देश में जो है हेल्थ से रिलेटेड चलती रहती हैं। एजुकेशन में भी जो है तमाम तरीके के सर्व शिक्षा अभियान या जो है हमारे हर स्तर पे जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी जो है कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रयास किए जाते हैं, और एनवायरनमेंट में जो है फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसको हमारा सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी कर ही चुका है, वो तो अलग ही बात है। फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अनुसार पर्पज क्या है डीपीएसपी का? तो एक वेलफेयर स्टेट तैयार करना। ये कंपास है, ये प्रकार का जो है दिक् सूचक यंत्र है जो है लेजिस्लेशन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक मोरल गाइडेंस एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो है स्थापित करने का प्रयास करता है। इंटीग्रेशन जो है करता है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल आइडल्स का, यानी कि ये जो है इसमें डीपीएसपी में 3 प्रकार के आइडल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक सोशल, एक गांधीयन, एक जो है लिबरल आइडल्स। ठीक है, और इनका जो है शायद जॉन ऑस्टिन जो हैं उन्होंने जो है इसका क्लासिफिकेशन किया था सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल आइडल्स। ये यार्डस्टिक है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की। ठीक है, तो और ये सिटीजन ये जो है जुडिशरी के लिए टूल है ताकि जो है इस टेस्ट को जो है प्रेशराइज किया जाए। स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात करें तो ये काफ़ी जो है कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विजन की बात करते हैं, गाइड करते हैं लॉ एंड पॉलिसी को, और जो है फाउंडेशन तैयार करते हैं वेलफेयर जो है प्रोग्राम कैसे होने चाहिए। लिमिटेशन क्या है? तो नॉन जस्टिसाइबल है, कोई जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे इसमें बहुत सारे वैगू टर्म भी है, जैसे प्रमोट, इंडेवर, तो इनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं और जो है काफ़ी मीनिंग अस्पष्ट इम्प्लिसिट हो जाते हैं, तो इसको स्पष्ट होना चाहिए था। डिपेंड है पॉलिटिकल विल और रिसोर्स के ऊपर, जो है रिसोर्स नहीं होंगे तो भी नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो भी नहीं हो पाएगा। अनइवन इम्प्लीमेंटेशन जो है अक्रॉस स्टेट देखने को मिलता है इस मामले में। ठीक है, तो ये भी एक चिंता की बात है। डीपीएसपी को दोस्तों जो है 3 पार्ट में जो है बांटा गया है। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है, जैसे आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 41, 42, 43, 43A, 47। 38 जहाँ पे जो है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। 39 जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स वेल्थ की बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्कर की बात करता है। 39A जो है फ्री लीगल एड की बात करता है, इक्वल जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। 42 ह्यूमन वर्क कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी काम में लगा दिया। मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। 43 जो है ये मैं सबको आपको बता चुका हूँ, दोबारा क्या रिपीट कर रहा हूँ। गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो गांधी जी के विचार इसमें है, जैसे आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 46, 47, 48, ये सब कैसे हैं? ये सब गांधी जी के विचार हैं। ठीक है, तो गांधी जी के विचारों को जो है इसमें जगह दी गई है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है आपको मिलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, 48A,
48, 49, 40, 50 और 51, 43B। यहाँ पे दोस्तों कई लोगों का जो है सवाल रहता है कि सर 48 को लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या डाला। इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे साइंटिफिक वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर जो है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में ही जाएगा, इंटेलेक्चुअल, ठीक है। डीपीएसपी जो है जो बाद में ऐड किए गए मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा नेट 39F डाला गया चाइल्ड वेलफेयर के लिए, 39A डाला गया फ्री लीगल एड, 43A डाला गया वर्कर्स का पार्टिसिपेशन ट्रेड यूनियन में हो, 48A डाला गया एनवायरनमेंट के लिए। 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो है मैं आपको बताऊँ तो 38(2) जो है उसने जो है रिड्यूस कर दिया इनइक्वलिटी, सिर्फ जो है इंडिविजुअल्स के नहीं बल्कि जो ग्रुप में जो है इनइक्वलिटी है उसको भी जो है एड्रेस किया जाएगा 38(2). और 86 के द्वारा जो है राइट टू एजुकेशन जो है डाला गया, मॉडिफाइड किया गया 45 में, और इसमें जो है 6 साल से भी नीचे उम्र के बच्चों का प्रावधान कर दिया गया, पहले ऐसा शायद नहीं था। 97 अमेंडमेंट के द्वारा जो है आर्टिकल 43B डाला गया जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है। तो डीपीएसपी दोस्तों जो है आपको एक बात और पता होना चाहिए कि डीपीएसपी सिर्फ हमारे पार्ट 4 में ही नहीं है, बल्कि आपको एक जगह और भी डीपीएसपी जैसे ही प्रोविजन देखने को मिलते हैं। जैसे आर्टिकल 335 आप पढ़ोगे, पार्ट इसमें है पार्ट जो है 16 में, तो यहाँ पे जो है आपको SC/ST के जो क्लेम्स होते हैं सर्विस में, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी आपको जो है वो मिलेगी 335 में। यानी कि SC/ST का जो है वो जो है एक कंसिस्टेंसी तरीके से जो है एफिशिएंसी देखकर जो है वो जो है उनका स्टेट का काम है कि उनको जो है मतलब भेजे, मतलब जैसे जो है प्रमोशन से लाए या उनको रिजर्वेशन दे SC/ST को, ठीक है। तो प्रमोशन के जरिए जो है बस जो एफिशिएंसी है वो प्रशासन की ना खराब हो, प्रमोशन लेकर के तो SC/ST को जो है प्रमोट करे तो जो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है बड़े बड़े अफसरों में जो है हो। और आर्टिकल 350A और 51 इसमें भी जो है इंस्ट्रक्शन दी गई हैं स्टेट को कि मदर टंग को जो है प्रमोट करे प्राइमरी स्टेज पे, ठीक है। प्रमोशन हिंदी का करे सरकार, और हिंदी के प्रमोशन की बात कहेगी तो ये भी डीपीएसपी जैसा ही प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट देख लेते हैं। जैसे चंपारण दोराईजन केस में मैं बोल चुका हूँ, जहाँ पे जो है जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है यही कहा था कि जो है फर्स्ट अमेंडमेंट दरअसल हुआ था यही सोशो इकोनॉमिक जो जस्टिस होता है इसको करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ तो फर्स्ट अमेंडमेंट रिजर्वेशन से रिलेटेड हुआ था। तो फंडामेंटल राइट जो है वो बड़े इसमें बताया गया था और डीपीएसपी जो है उसको छोटा बताया गया था। और गोलकनाथ केस में जो है पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई नहीं कर सकती है, अमेंड नहीं कर सकती है, ऐसा कहा। केशवनाथ भारती केस तो मैं 50 बार अभी जिक्र कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर में कम से कम 100 बार तो बोल ही चुका हूँ। मिनर्वा मिल्स बोल चुका हूँ, उन्नी कृष्णन बोल चुका हूँ, ठीक है। और MC मेहता दोस्तों जो केस था ये नया है। तो MC मेहता में जो है आर्टिकल 48A जो एनवायरनमेंट की बात करता है, आर्टिकल 21 जो खुले में अच्छे से एनवायरनमेंट में सांस लेने की आपको जो है अधिकार आपका है, तो इसके लिए जो है MC मेहता ने, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कई सारे जो है लीगल डिस्प्यूट्स इस प्रकार के लड़े हुए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो है उन्होंने परिचय दिया है, जिसमें पॉल्यूटर जो है जो पॉल्यूशन करने वाला होगा वो पे करेगा और पब्लिक ट्रस्ट बनेगा। तो इस प्रकार के जो है MC मेहता ने काम किया एनवायरनमेंट जस्टिस के लिए, एनवायरनमेंट में जो है अधिकार के लिए। SR बोम्बई जो है केस काफ़ी फेमस माना जाता है फेडरल के बारे में खासकर, ठीक है। और SR बोम्बई केस में जो है डीपीएसपी यूज टू अंडरस्टैंड सेकुलरिज्म फेडरल बैलेंस, यानी कि डीपीएसपी को जो है यूज किया जाना चाहिए। और डीपीएसपी का अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट यूज करता है तमाम तरीके के जो है व्याख्याएं करने में, एक्सप्लेनेशन करने में, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट करता रहा है समय समय पे। तो फेडरल बैलेंस पे जो है जो केस इंपॉर्टेंट हो जाता है SR बोम्बई हो जाता है। और उन्होंने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है तो आपको फिर डीपीएसपी को देखना पड़ेगा, क्योंकि डीपीएसपी में 50 जो आर्टिकल है वो दोस्तों ऐसी बात करता है और अलग अलग सेपरेशन की जो है बात करता है। 50 है कि 50 है शायद, हाँ 50 है शायद। तो अलग अलग सेपरेशन होना चाहिए उनका। सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप देख सकते हो कि जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है SR बोम्बई केस था। अब प्रैक्टिस में देख लेते हैं तो आपको देख लीजिए कि फ्री लीगल एड की बात जो है आर्टिकल 39A में कही जाती है। तो हमारे देश में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट भी आ चुका है, ठीक है। और ये जो है 1987 का है जो आपको फ्री लीगल एड देता है। 73rd और 74 अमेंडमेंट के द्वारा पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज बन चुकी हैं, जो कि आर्टिकल 40 में जिसकी बात कही गई थी। मनरेगा दोस्तों ये राइट टू वर्क आपको देता है, जो आर्टिकल 41 में कहा गया है। फूड सिक्योरिटी के लिए जो है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड आर्टिकल 47 और आर्टिकल 39 के तहत लाया गया है।
आर्टिकल 48A और 49 को इंश्योर करने के लिए एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, लेबर लॉज के लिए जो है आर्टिकल 42 और 43 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ला लाए गए हैं, क्योंकि स्वयं से इम्प्लीमेंट तो होंगे नहीं डीपीएसपी, तो कानून लाना पड़ता है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है लाया गया, ये आर्टिकल 39B से जो है आप जो है नहीं, आर्टिकल 41 से जो है आप इसको जो है लिंक कर सकते हो, जहाँ पे लिवलीहुड की बात कही जाती है, जीवन की बात की जाती है, जीवन यापन की बात की जाती है। तो स्ट्रीट वेंडर एक्ट हो गया। कोऑपरेटिव ये जो है एक्ट लाया गया, 97th अमेंडमेंट किया, एक्ट नहीं 97th अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो अमूल के मॉडल को जो है और बढ़ावा देने के लिए ये कोऑपरेटिव एक्ट अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 97th अमेंडमेंट 2011 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 43B। अब दोस्तों कुछ मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक हैं डीपीएसपी पे, उसको आपको समझना चाहिए। डिबेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डीपीएसपी एंड इफ यू आर रोटिंग जस्ट आर्टिकल्स, दिस विल बी योर बिगेस्ट फ्लॉज इन योर लर्निंग। दोस्तों यहाँ पे इन्फोर्सिबिलिटी और नॉन जस्टिसाइबिलिटी पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हम आपको पता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसाइबल है, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल लेकिन ये जो है गवर्नेंस है फंडामेंटल के, कि गवर्नेंस कैसे होगा। डिबेट क्या रहती है? डिबेट दोस्तों ये रहती है कि डीपीएसपी को जो है इन्फोर्स क्या फंडामेंटल राइट्स की तरीके से किया जा सकता है। तो फेवर में आप ये कह सकते हो कि होना तो चाहिए कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट अकाउंटेबिलिटी सब चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टेट के पास इतना पैसा कहाँ है, इसीलिए तो लिख रखा नहीं गया उसमें, क्योंकि वो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। फिर सब नकारे नकम्मे हो जाएंगे, फिर पूरा जो है रूस और चाइना जैसा बनते टाइम थोड़ा लगेगा। तो रिसोर्स जो है नहीं है हमारे पास। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो व्यू था वो भी दोस्तों कुछ ऐसे ही था, उन्होंने भी जो है यही कहा था कि ये जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डिसाइड करने दो इसका इम्प्लीमेंटेशन का पेस क्या रहेगा, और ये पॉलिटिकल विल पे भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसका जो है मान सकते हो डिबेट। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराइजन केस में कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है वो और डीपीएसपी के ऊपर प्रिवेल करेंगे जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है 1951 का जो है रिजर्वेशन को जो है लिए जो है किया गया था, ताकि एससी और एसटी को जो है मेन धारा में लाया जा सके और डीपीएसपी को जो है हम जो है बढ़ावा दे सकें, ठीक है। और क्योंकि डीपीएसपी में कहा गया है ना, इसीलिए। मिनर्वा मिल्स के केस में अगर हम देखें तो इसमें भी दोस्तों जो है 42nd अमेंडमेंट जो डीपीएसपी को प्राइमेसी देने के लिए किया गया था उसको जो है स्टक डाउन कर दिया गया, ठीक है। तो हार्मनी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, ठीक है। केशवानंद भारती केस में जो है कहा गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो जो है ओवरराइड नहीं किए जा सकते हैं जब तक कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो। करंट रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो ये सब मैं आपको मान लेगा बता चुका हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया ताकि आपको शिक्षा की जो बात कही गई थी वो हो पाए, ठीक है, और ये सब मैं बता ही चुका हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन आपके हेल्थ के लिए आया, मॉनिटरिंग के लिए आया, आयुष्मान का भारत, ठीक है, आर्टिकल 47 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। दोस्तों एक डिबेट और भी हमारे देश में रहती है जो कि इलेक्शन के टाइम चमकती है, फ्री बीच और रेबड़ी कल्चर। इसकी क्या डेफिनेशन है, कहाँ पे जो है इसकी लाइन खत्म होती जा करके, कैसे डिफाइन करें, फ्री बी क्या है, रेबड़ी कल्चर क्या है। हालांकि एक केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो और एक केस में ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि मतलब जो है ये स्टेटों का अपना अपना काम है, करने दो। फ्री बी और रेबड़ी कल्चर दोस्तों अगर हम बात करें तो गुड्स सर्विस या कैश जो है प्रॉमिस किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बाई पॉलिटिकल पार्टी, कि हम जीतेंगे तो ऐसा कर देंगे, हम जीतेंगे वैसा करेंगे, प्री इलेक्शन किया जाता है ताकि अपने वोट को जो है सिक्योर किया जा सके। बिहार में दशा बहुत बेकार है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे जो है क्या ही बोल रहे हैं उनके नेताओं का, वो जो है ऐसा फ्री में जो है पैसा लुटाते हैं, ठीक है, पैसा ऐसे दिखाते हैं वोटों के टाइम और वो लोग बिक जाते हैं। क्या मतलब, मैं ऐसे डेमोक्रेसी को थूकता हूँ। आगे बात करें तो जो है वेलफेयर स्कीम की, तो वेलफेयर स्कीम जो है लॉन्ग टर्म, ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों जो है एक होती है वेलफेयर स्कीम, एक होता है रेबड़ी कल्चर। रेबड़ी कल्चर क्या होता है, फालतू का बांटना, फालतू का, जैसे स्कूटी बांटेंगे, ये बांटेंगे, वो बांटेंगे, 5 किलो सोना बांटेंगे, चांदी बांटेंगे, हीरा बांटेंगे, जवाहरात बांटेंगे, ये सब कैसी चीज़ें हैं, ये सब लग्जरी चीज़ें हैं, लग्जरियस अमाउंट है। जैसे आप मान लो किसी को एक एक फ्रिज दे दो सबके घर में, अब आप कहोगे कि सर सबके घर में फ्रिज आ जाएगी, अरे सब पता है फ्रिज आ जाएगी, लेकिन हमें पहले मेन जो चीज़ें हैं उन समस्याओं को देखना है। जैसे जो है मतलब जो मेन चीज़ें हैं, मेन समस्याएं हैं, हमें लग्जरियस चीज़ें थोड़ी ना बांटनी है, वो लोगों का काम है, वो अपना करेंगे, हमें उन्हें बेसिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो खड़े हो पाएँ, फिर जो है वो आगे अपना काम करें जा करके, हैं,
तो लॉन्ग टर्म जैसे कुछ योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, तो वेलफेयर स्कीम में है। फ्री भी एग्रीकल्चर जो है, इनकी डिफिनीशन जो है, मतलब ये दोनों में थोड़ा सा डिबेट रहता है। फ्री भी दोस्तों जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वेलफेयर ऑब्लिगेशन है डीपीएसपी की, क्या या जो है ये जो है एक प्रकार से वोट बैंक का तरीका है, और ये डेमोक्रेसी को तो मतलब माइन्यूट करता ही है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क जरा देख लीजिए कैसे। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसाइबल है लेकिन फंडामेंटल है गवर्नेंस में। 38, 39, 41 कहता है सोशल जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर सोशल जस्टिस कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस की बात कही जाती है, लेकिन जो बात कही जाती है वो तो नहीं देखते हो। राइट टू वर्क, वर्क दो ना, एजुकेशन शिक्षा दो, पब्लिक असिस्टेंस, और ये सब जो है जस्टिफाई करने के लिए पर्याप्त है वेलफेयर स्टेट के लिए। 47 जो है वो कहता है ड्यूटी है स्टेट की ताकि वो न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टैंडर्ड को जो है ठीक करे, और इसको भी जो है सब्सिडी जैसे जो दी जाती है तो वो इसका नाम लगा देते हैं कि 47 को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। 282 जो है वो कहता है कि यूनियन और जो स्टेट है वो जो है स्पेंड कर सकता है पब्लिक पर्पज़ के लिए कुछ पैसे, ठीक है। ये भी जो है वेलफेयर और फ्रीबी का जो है रेवड़ीकल्चर जो चलता है उसका एक तरीका बन जाता है। 324 जो है ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराए और वो मैनिफेस्टो को रेगुलेट भी करे, ठीक है। और कि ऐसा नहीं कुछ भी जो है बांट दिया कि हाँ चलो ये सब होगा, ठीक है। RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसका जो है मैं आपको बताऊं तो वो भी जो है प्रोहिबिट करता है ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस को। अगर कोई जो है रिश्वत वगैरह जो है देता है तो ये भी जो गलत बात है, ठीक है, कोई नेता का देता है। लेकिन फ्री भी जो है एक्सप्लिसिटली जो है कवर नहीं की गई हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो FRBM एक्ट है वो भी जो है इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर देता है फ्री बी पे जो है किसी प्रकार की स्पेंडिंग, ठीक है। तो FRBM एक्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और जुडिशियल कंटेक्स्ट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और नए जो बातें हैं वो जो है दोस्तों यहाँ पे जो है सुब्रमण्यम बालाजी का केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु का 2013 का। इसमें कहा कि फ्री बी जो है जो मैनिफेस्टो में कही जाती हैं वो जो है किसी प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस नहीं है RP एक्ट की, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही बात बयान दे देता है, और लेकिन ECI को कहा है कि इसको जो है रेगुलेट करें, ठीक है, किसी प्रकार से जो है इसको रेगुलेट करें। NDTV TO टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर 2023-25 की अगर आप देखोगे तो उसमें भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और RBI ने जो है फिजिकल रिस्क जो है फ्री बी कल्चर का उसको जो है फ्लैग किया हुआ है, ठीक है। फ्लैग का मतलब ये है कि इसको जो है पब्लिक के सामने लाने का प्रयास किया है ताकि जो है इस पर नज़र पड़े जो फ्री बी और रेवड़ी कल्चर चलता रहता है। तो फेवर में आर्गूमेंट आपको पता चले गए होंगे। काउंटर में ज़रा देख लो। काउंटर में ये है कि इससे जो है फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, राजकोषीय घाटा होता है, देश जो है वैसे भी जो है गत में मतलब कर्जा लड़ देगा। वर्क जो है डिसेंटिव मतलब जो है इसमें वर्क डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जैसे नहीं कहा जाता है काम चोरी आ जाती है। तो पॉपुलिज्म इसमें वोट बाइंग होती है, ठीक है। इनइक्वलिटी समाज में बढ़ती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, पुअर जो है और पुअर होता चला जाता है, और क्योंकि टारगेटेड लोगों को ही जो है वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। वेलफेयर और फ्रीबी का जो है ब्लर हो जाता है, पता ही नहीं रहता है कैसे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे RBI ने भी 2023-24 में रिपोर्ट में कहा है कि ये थ्रेट करती हैं स्टेट फाइनेंस को, फाइनेंस बेकार हो जाता है। SCPIL में जो है कहा है कि बैन रेगुलेशन होना चाहिए फ्रीबी का इलेक्शन के दौरान। पॉलिटिकल डिबेट में जो है PM ने जो है 2022 में कहा था कि रेवड़ी कल्चर जो है इस पे जो है विचार करना चाहिए। और जैसे दिल्ली और पंजाब में काफ़ी जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह में जो है आप देखोगे तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र मिलता है। प्रोहिबिशन पॉलिसी जैसे जयललिता जो है तमिलनाडु की जब CM थी एक टाइम पे, तो उन्होंने भी काफ़ी जो है रेवड़ी कल्चर जो है बांटा, फ्री का बांटा। हालांकि ये जो है कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा रेवड़ी कल्चर है और कौन सा जो है वेलफेयर में आता है, ठीक है। तो लीगल डेफिनेशन जो है यहाँ पे जो है देनी चाहिए इसकी प्रॉपर। ECI गाइडलाइन जो है इसके लिए इशू करे, फिजिकल डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन करके देखा जाए, RBI और मॉनिटरिंग करे, टारगेटेड वेलफेयर हो, जुडिशियल ओवरसाइट हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बता सकते हो, मिडिल पाथ मध्यम मार्ग बता सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें होनी चाहिए। अगली जो डिबेट रहती है वो रहती है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस को लेकर के आर्टिकल 41 में। क्या आर्टिकल 41 कहता है कि स्टेट का काम होगा इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाना, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, लेकिन नॉन जस्टिसाइबल है और रिसोर्स स्टेट के पास होंगे तभी ऐसा कर पाएगा।
इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत बड़ा है, तो स्टेट जो है इसको फुलफिल कर ही नहीं पाता, राइट टू वर्क दे ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये क्या जो है इसको फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए। अगर हम फंडामेंटल राइट बनाएंगे तो फिर रिसोर्स हमारे पास कहाँ है, कहाँ से ऐसा करेंगे, जा करके बड़ा बोझ बढ़ेगा, जा करके स्टेट के ऊपर पैसे का खर्चा बढ़ जाएगा। राइट टू एजुकेशन भी अगर हम देखें तो सिर्फ राइट जो है एजुकेशन का देना जो है ये पर्पज नहीं होना चाहिए। जैसे आज हमारे देश में सबको स्टेट राइट है, अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि मतलब ये राइट मिला तो बहुत दिनों से, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन हकीकत में क्या नहीं दिख रहा है। बल्कि अब ये राइट टू एजुकेशन अब राइट टू क्वालिटी एजुकेशन बदल जाना चाहिए। मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिले, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है कागजी कार्रवाई चल रही कि जो है मतलब राइट है, अधिकार है, एजुकेशन के नाम पे जो है तुम जलेबी फाफड़ा परोस रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो है एकदम अब क्वालिटी एजुकेशन की बात डिमांड उठनी चाहिए कि एजुकेशन सिर्फ जो है अब राइट नहीं रहा है, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसका दिखना भी तो चाहिए कुछ रिजल्ट। पता चला जो है राइट दे रखे हो, पता चला वहाँ पे जो है कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अटल जी की सरकार में जो है T6 अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके तहत आर्टिकल 21A और फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट 3 जगह पे किए गए थे, ताकि जो है ये राइट टू एजुकेशन को जो है अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान 1992 का उन्नीकृष्णन केस के बाद जो है इसको जो है हमारे यहाँ पे लाने का प्रयास हुआ था, जो कि 2002 में सक्सेस हुआ। ओल्गा तेलिस का यहाँ पे एक मामला है जो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ था। इसमें कहा गया था कि राइट टू लिवलीहुड जो है वो पार्ट है राइट टू लाइफ के अंतर्गत। यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया। देखो लिखी बात कहाँ पे है, राइट टू लिवलीहुड लिखी है DPSP में, और इसको किसके साथ जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया राइट टू लाइफ के। तो आप ये देखिए कि राइट जो फंडामेंटल राइट है DPSP जो है डिफरेंस उसमें ज़्यादा है नहीं। ठीक है, वो जो है DPSP का मदद लेकर के सुप्रीम कोर्ट जोड़ देती है इसमें। और ऐसे जब भी जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं या कोई जो है बात कही जाती है तो उसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि इनका डायनेमिक नेचर है तो इवॉल्व करते रहते हैं। उन्नीकृष्णन केस में आपको बता ही चुका हूँ, मनरेगा बता ही चुका हूँ, 100 डे की बात की जाती है कि वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। हालांकि पैसा काफ़ी कम मिलता है तो इसकी भी है। हालांकि मनरेगा क्या है, तो मनरेगा मैं देखता हूँ गांव में जो है अगर आप रहते होगे देखते होगे तो मनरेगा के नाम पे क्या होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है फालतू। मुझे तो लगता है कि इस योजना को बंद कर देना चाहिए। हालांकि अब जहाँ पे इसका जो है यूज है, ठीक है, जहाँ पे ग्रामीण इलाकों में जो है इसका यूज केस है या फिर वाकई में ईमानदारी से काम होता क्या है इसमें, होता है इसमें कुछ नहीं, सिर्फ सिंपली जो है कार्ड जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, मनरेगा, और जो है उसमें नाम लिख जाता है, पैसा आराम से जो है कोई काम हम नहीं करता है, कोई काम कुछ होता ही नहीं है, और जो है मनरेगा का पैसा फ्री फंड का जो है लेते हैं। राइट टू एजुकेशन मैं बता ही चुका हूँ। सोशल सिक्योरिटी कोड जो है 2020 में आया था। ठीक है, ओल्ड एज को पेंशन देने के लिए और जो है पब्लिक असिस्टेंस कुछ दी जाए वृद्धावस्था वगैरह को, और आयुष्मान भारत हेल्थ के लिए PM जन आरोग्य योजना, डिसेबिलिटी पेंशंस और जो है मिलनी चाहिए, विडो पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है अलाइन हो जाते हैं आपके आर्टिकल 41 से। करंट रिलेवेंस क्या है, क्या जो है सबको राइट मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, तो देखो बात वही है, फिर वही बात आ गई, पैसे सरकार देगी कहाँ से। तो मनरेगा जैसी योजना सब पे तो इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, कुछ पढ़े लिखे भी होंगे तो उनको जो है नहीं हो सकता है। तो इसका यही बस चैलेंज है कि स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए, उनको जो है स्किल दी जाए, और जो यूनिवर्सिटी हैं उनको जो है हम कंपनियों के साथ जोड़ें। ठीक है, उनके साथ अलाइन करें, तमाम तरीका का जो है हम अगर अलाइन करते हैं कंपनियों और जो है यूनिवर्सिटीज़ को, यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन होती है उसका जो है क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को जो है सुधारा जाए। सिर्फ जो है खाना पूर्ति टाइप का नहीं होना चाहिए। जो कंपनियों के साथ उनको जोड़ा जाए, उनको जो है मतलब कंपनियों को यूनिवर्सिटी को इस आधार पर रैंकिंग दी जाए, किसने जो है प्लेसमेंट ज़्यादा कराई है, किसने जो है नौकरियाँ ज़्यादा दिवाई हैं, या उनको जो है प्रैक्टिकल जो है नॉलेज जो है वो देनी चाहिए, न कि जो सिर्फ जो है मतलब कागजी कार्रवाई वगैरह जो है की जाए। तो और स्किल अपलिफ्टमेंट हो, प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाएँ, तो इससे जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या को कहीं ना कहीं हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका एक सस्टेनेबल और एक प्रकार से लॉन्ग टाइम विजन होना चाहिए, तत्काल प्रभाव से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि तत्काल प्रभाव से आप कैसे करोगे, उल्टा सीधा काम कर दोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा धैर्य के साथ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हम बात करते हैं। तो आज हमारे समाज को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये कब से कॉन्स्टिट्यूशन जब आया हुआ है, लेकिन हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ी बड़ी सरकारें लाने में जो है विफल रही हैं। और उसके पीछे कारण दोस्तों ये है क्योंकि हमारा समाज, बड़ी चिंता यही है कि हमारा समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में दरअसल होता क्या है कि जो कानून होते हैं उनको एक समान कर दिया जाता है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए जो अलग अलग, जैसे आज हमारे देश में अगर आप देखोगे तो
मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1937 के, हिंदू मैरिज एक्ट है, सिख मैरिज एक्ट है, ठीक है, क्रिश्चियन का अपना कानून, मतलब इस प्रकार से आज हमारे देश में अलग अलग प्रकार से जो है एक्ट बने हुए हैं जिनके अनुसार जो उनका तरीका जो है अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मुस्लिमों के लिए अलग होगा, हिंदुओं के लिए अलग होगा, या अलग अलग कुछ स्पेशल इंटर कास्ट मैरिज के भी जो है एक्ट हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्रकार से अगर हम एक विभेद करते हैं सोसाइटी में कि जैसे मान लो जो है मुस्लिमों को अलग अधिकार हैं, उनको ट्रिपल तलाक और फलाना जो है ढिमका पहले से था, ठीक है, फिर हिंदुओं में भी जो है आपको कई सारी जो है चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो इनको एक लेवल पे लाया जाए जिससे यूनिफॉर्मिटी बने, जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी इसको आप जोड़ सकते हो, इंश्योर हो, तो कैसे होगा? अच्छा सवाल ये है कि इसको लाने की जरूरत क्या है? तो लगने की जरूरत तो मैंने आपको पहले बता दी कि जो है आज हमारे देश में जो है एक कानून एक देश होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा जो है मुश्किल काम है, क्योंकि आज हमारे देश में जो है मौलाना मौलवी या हिंदुओं के जो है तो ये सब जो है इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं कि जो है ये मतलब जो है कैसे जो है स्टेट कर सकता है, हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करना डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो धर्म के खिलाफ नहीं जाती जल्दी, ठीक है। तो यूसीसी की बात आपको पता है आर्टिकल 44 में कही गई है, ठीक है। दरअसल आज हमारे समाज में कई सारी कुरीतियाँ भी हैं, कई सारी रीतियाँ भी हैं। दरअसल कुरीति कोई कुरीति होती नहीं है, वो कुरीति दरअसल बाद में बन जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन इज अ वेरी फंटेस्टिक थिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर मोबाइल फ़ोन एंड यू कैन यूज इट इन यूज एजुकेशनल पर्पज और इन स्किल अपलिफ्टमेंट और एनी टाइप ऑफ एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट दैट यू कैन डू विद योर मोबाइल फ़ोन एंड यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी। बट जब जब जो है आप मोबाइल का दुरुपयोग करते हो, उसी मोबाइल से जो है आपने क्या देखा, टॉम एंड जेरी देखा, या मान लीजिए दुनिया को चीज़ें देख रहे हो जो आपके कोई भी काम नहीं आने वाली हैं, तो फिर उसी मोबाइल से होता है दुरुपयोग। मोबाइल बहुत फंटास्टिक चीज़ है, यानी कि जो है उसका अगर आप एजुकेशन में यूज करो, कुछ सीखो, कुछ नया, कुछ स्किल डेवलपमेंट करो, तो आपके लिए फायदे की चीज़ है। लेकिन जब समाज जो है उसको बहुत फ्री फंड का मिलने लगता है, जब उसको बहुत ढंग से मिलने लगता है, जैसे मान लो आपको कोई चीज़ हम खूब दे दें तो आप उसका दुरुपयोग करना चालू कर दोगे, ठीक है। अगर आपको हम थोड़ा पैसा दें तो आप इज्जत करोगे, अगर आपको हम बोरा भर के पैसा दे दें तो आप उसका दुरुपयोग करोगे, आप फालतू चीज़ों पर खर्च करोगे। ऐसे ही जो है समाज में कुरीतियों का भी होता है। एक समय में जो रीतियाँ होती हैं, रीतियों का मतलब कि जैसे रीतियों का मतलब ये है कि एक समाज में जो है पहले वो जो है मतलब एक प्रकार से समाज की रीति थी कि ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि पहले जो है जो मैरिज की एज थी वो जो है कम थी, ठीक है, तो उस समय उसको हिसाब से जो है जस्टिफाई किया जाता था, ठीक है। उस समय जो है उस सोसाइटी उस अनुरूप चीज़ें थी। लेकिन आज सोसाइटी चेंज हो चुकी है, आज हमारे पास जो है अच्छे से डेवलपमेंट है, आज हमारे पास जो है हर प्रकार की समस्याओं का जो है समाधान उपलब्ध है, तो आज जो है वो अलग कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। यानी कि उसका जो है आपने क्या किया, उसको परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन बदल दिया। किस प्रकार से कि यही जो है रीत है या फिर यही जो है परंपरा है या ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल हर जो परंपरा होती है या जो हर जो चीज़ होती है वो सोसाइटी समय के अनुसार बदल देनी चाहिए, क्योंकि टाइम एंड स्पेस जो है वो किसी भी रीति परंपरा को जो है वो परिभाषित करता है। आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते हो। जैसे मुस्लिम लोग जो है अक्सर वो बलि या फिर जो है जो मांस वगैरह जो है खाते हैं, उसके पीछे तो उनका कॉन्टेस्ट है वो दोस्तों ये है कि वो दरअसल अरब कंट्री से आते हैं। अरब कंट्री में कहीं पे फल फ्रूट या जो है हरी सब्जियां होती वो तो वहाँ पे मिलती नहीं है, तो वो लोग उनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा में कैसी है, वो विचारधारा मार काट के खाने वाली, कि किसी जानवर को मान लिया, उस जानवर को मार के खा लिया, तो वो उनकी जो क्लाइमेट है, जो उनकी जलवायु है, जो वहाँ का ज्योग्राफी है, वो डिसाइड करता है कि उनका फूड कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें उनसे बनी जा करके। अब आपने क्या किया, आपने कह दिया कि इस्लाम की रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है कि इस्लाम में जो ऐसा लिखा हुआ है, या बुरका या जो है बुरका या मान लीजिए जो हिजाब की बात कर लीजिए, अब आप कहने लोग नहीं हम हिजाब पहनेंगे, हम स्कूल में पहनेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। 2022 का कर्नाटक का जजमेंट आप सुन लीजिए जा करके। तो ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो नहीं हो गई। ऐसे हिंदुओं का भी ले लो, आप कह रहे हो मन ही मन सोच रहे हो कि नहीं सर जो है इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, हिंदू बारे में नहीं बोल रहे हो। तो हिंदुओं में भी जैसे जो है मैं बात करूँ तो जो है सबरीमाला का केस आप ले लीजिए, जिसमें जो है मंदिरों में जो है महिलाओं को नहीं जाना था। अच्छा, सबरीमाला मंदिर पे जो है दोबारा विचार हो रहा है, जहाँ पे महिलाओं की जो है एंट्री पे रोक थी, प्रतिबंध था कि महिलाएं जो है उसमें नहीं जाएंगी। तो सबरीमाला का केस ले लीजिए। इस प्रकार की कुरीति जो है शोभा नहीं देती है, और उसके पीछे हालांकि उनके आर्गूमेंट अलग हैं। वो कहते हैं कि जो है ये सुप्रीम कोर्ट को किसने हक दिया कि जो है वो हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करे आ करके, और या फिर जो है डीक्रिमिनलाइज करना हो आर्टिकल 377 को। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारे देश में अक्सर जो है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 के बीच में लड़ाई कंटिन्यू रहती है।
कि बराबरी, जैसे हमारे कुछ नेता वगैरह हैं तो वो भी बात कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है देश में दंगे भड़काने के लिए जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट बेकार है, वैसा है वैसा है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, उनका जो काम होते हैं, उसको जो है क्रिटिसाइज कीजिए। जजों को क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेते हैं, उनके जो जजमेंट होते हैं वो कई पन्नों में लिखे जाते हैं। आप 400 पेज 500 पेज पढ़ने की सामर्थ्य आपके पास है ही नहीं, बस ऐसे चले आए मुंह उठाकर पटक दिया करके। और कितने हमारे देश के जो है नेता पढ़े लिखे हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं फालतू में जो है बात करते हुआ करके। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो भी जजमेंट होते हैं उनसे जो है सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो है स्थापित करने की कोशिश करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ये है कि आर्टिकल 25 का काम है आपको रिलीजियस फ्रीडम देना, आर्टिकल 14 का काम है इक्वलिटी स्थापित करना। तो जब भी आर्टिकल 25 और 14 के बीच में लड़ाई होगी तो 14 को पहले हम पकड़ेंगे, ना कि 25 को आपको पहला पकड़ेंगे। इस सिद्धांत को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं और ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। इससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। चलिए, अब धर्म का मामला कहाँ मिलता है, तो 25 से 28 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले विगत लेक्चर में, जहाँ पे जो है यूसीसी के साथ अक्सर क्लेश हो जाता है कि जो है यूसीसी जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिस की जो है कैसे खत्म कर सकती है। 25-28 में जो है हमारे फंडामेंटल राइट हैं वगैरह वगैरह। आर्टिकल 14 अच्छा, ये सवाल ये है, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि यूसीसी का सिर्फ का मतलब यही है कि धर्म के मामले में एक समानता करना। नहीं 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 नहीं, गलत हो आप अगर जो है आप ये सोचते हो। दरअसल सिविल के मामले जो है 3 प्रकार के लगभग होते हैं। एक फैमिली कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट्स। दूसरा होता है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, और भी जो है मामले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूसीसी सिर्फ धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। यूसीसी दरअसल सब कानूनों में जो है एक समानता करेगी, ठीक है। ये सिर्फ धर्म जो है उसका एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन वो चूंकि बवाली टाइप का फैक्टर है, इसीलिए उसी पे ज़्यादा आपको लगता है कि यूसीसी धर्म ही से रिलेटेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 14 और 15 में जो है इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कही जाती है, ठीक है। और यूसीसी जो है उसको इसी आधार पे चैलेंज भी की, मतलब इसी आधार पे जो है उसको सपोर्ट किया जाता है यूसीसी को। और पर्सनल लॉ जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट जो है अक्सर झगड़ते रहते हैं कि हमें कानून बनाने का अधिकार है, वो कहते हैं हमें। हालांकि जब केंद्र बना देगा तो जो है स्टेट कुछ बोल ना पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो है विचार विमर्श तो होना ही चाहिए। ये एक अच्छी डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 44 में जो है आपका यूसीसी के बारे में कहा गया है स्टेट का काम होगा। माइनॉरिटी इसमें काफ़ी अपोजिशन करती हैं, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी की भी जो है एक मेजॉरिटी का जो व्यू है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे माइनॉरिटी के जो अधिकार होते हैं, जो उनके कल्चरल राइट्स होते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, ठीक है। उनके जो पर्सनल लॉज हैं, कल्चर राइट्स हैं, रिलीजियस जो उनकी फ्रीडम है, ठीक है, तो वो भी जो है उसमें होनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो एक आर्टिकल 29 और 30 में जो अगर आप देखोगे तो माइनॉरिटी के बारे में बात की जाती है। तो माइनॉरिटी की भी जो अलग कल्चर, अलग चीज़ें हैं, तो उनको कैसे मतलब वो चीज़ हजम नहीं होगी, ठीक है, उन पर कैसे आप, तो ये भी सवाल है। अम्बेडकर जो है वो कहते हैं कि यूसीसी एक पावर है, नॉट कंपल्सन, ठीक है। इन्फोर्समेंट जो है वो टाइम और कंसेंसस पे डिपेंड करेगा यूसीसी, ठीक है। तो जहाँ तक जो है इसका एक आर्गूमेंट ये भी दे दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से जो है एक एक करके धीरे धीरे समय के अनुसार जो है इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करे और जो कुरीतियाँ हैं उसको जो दूर करने का प्रयास करे, ठीक है। और ये किसी प्रकार का, देखिए अम्बेडकर इसीलिए कह रहे हैं यूसीसी इज अ पावर नॉट कंपल्सन, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे जो है मतलब होगा जा करके। Actually, many members oppose UCC fearing violation of religious freedoms. Ambedkar clarified, UCC is an enabling power, not compulsory. The concession line is too strong. UCC पे जो है अम्बेडकर भी जो कि और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी जो है वो अपोजिशन कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट अक्सर कहती है कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर। दरअसल हमें ये समझना पड़ेगा कि यूसीसी की डिबेट उस समय में क्या बात चल रही थी यूसीसी की डिबेट पे। तो यूसीसी की डिबेट में उस समय यही बातें चल रही थी कि यूसीसी जो है फंडामेंटल राइट्स आपके जो है कर्टल करेगा, रिलीजियस जो फ्रीडम है वो लोगों की चली जाएगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बातें चल रही हैं। और अम्बेडकर ने जो है वो क्लैरिफाई किया है कि यूसीसी एक प्रकार की पावर है स्टेट के पास, जिससे वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है कर सकती है, कुरीतियाँ जो है उसको दूर कर सकती है, लेकिन किसी प्रकार का कंपलसरी नहीं है। और इस जो कंसेंसस की लाइन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि एक प्रकार का आम सहमति जो है होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है साहबानो के केस में जो है साहबानो के जो है केस में अगर आप देखोगे तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम का जो है केस है 1985 का। इसमें कहा था
कि मुस्लिम जो डिवोर्स है, यानी कि जो है मुस्लिम जो डिवोर्स है, वुमेन एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट एंड कोर्ट अर्ज यूसीसी फॉर जेंडर जस्टिस एंड इंटीग्रेशन, यानी कि जो है कोर्ट जो है वो जेंडर जस्टिस करने के लिए, ठीक है, वुमेन्स को जो उनका अधिकार देने के लिए, जैसे जो महिलाओं को जो मिलता है मतलब जो है डिवोर्स के बाद पैसा वैसा, तो वो जो है मिलना चाहिए। हालांकि अभी रिसेंट में जो है कोर्ट का ये भी डिसीजन था कि ये उल्टा ही मामला भी अप्लाई होता है, जैसे मान लो अगर ये पुरुष के केस में भी अप्लाई होता है कि उसको भी ये अधिकार है, ठीक है, तो मेंटेनेंस जो है मिलना चाहिए। ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर, हालांकि अब क्रिमिनल प्रोसीजर तो जा चुका है, अब तो आ चुकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो ये शाहबानो का केस है। सल्ला मुदगल का एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया का 1995 का, इसमें कहा था कि कन्वर्जन जो है इस्लाम में जो है फॉर सेकंड मैरिज इनवैलिड है, ठीक है। इसको जो है ये 1995 में जो है सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इसकी वकालत कर रहा है। एससी आस्क्ड गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, एससी ने जो है उस समय भी कहा था गवर्नमेंट से कि यूसीसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जॉन वेल्लामंतन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2003 का, जिसमें जो है कोर्ट ने जो है रिग्रेटेड किया है नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 44 की अभी तक हुआ क्यों नहीं है। सारा बानो का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का, ट्रिपल तलाक का केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है तलाक की बिद्दत इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, ठीक है। ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पर्सनल लॉ को जो है ये कहा कि वो फंडामेंटल राइट के जो है सब्जेक्ट में है, कहीं वो किसी प्रकार से एब्सोल्यूट नहीं है। गोवा सक्सेशन केस जो है ये 2019 का है, जिसमें जो है गोवा सिविल कोर्ट ने जो है एक एग्जाम्पल दिया यूसीसी को प्रैक्टिस में जो है लाने का। और अभी हाल ही में आपने उत्तराखंड का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा, रिसेंट ये डेवलपमेंट है 2024 की, और पहला स्टेट बन गया है। दरअसल गोवा जो है वो भी है, और जो है ये डेवलपमेंट जो है ये जो है उत्तराखंड भी जो है गोवा सिविल कोर्ट लाया, यहाँ पे जो है उत्तराखंड भी जो है यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो पहला स्टेट यूसीसी के लिए बन चुका है, जिसमें जो है मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब जो है कंट्रोल किए जाएंगे बाय द स्टेट। वन लॉ ड्राफ्ट कमेटी जो है जस्टिस रंजन पी देसाई की जो है बनी हुई थी, रिटायर्ड हैं जो कि, ठीक है, जस्टिस, जिसमें 60,000 पब्लिक रिस्पॉन्स जो है कंसिडर किए गए थे इसको लेकर के। और इसमें शेड्यूल ट्राइब को जो है वो बाहर कर दिया गया। जैसे ये एग्जांपल अच्छा मान सकते हो कि शेड्यूल ट्राइब को बाहर कर दिया गया, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और एक प्रकार से ये जो है लेबोरेटरी मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट तरीके से मान सकते हो। अब फेवर में आर्गूमेंट क्या किए जाते हैं, फेवर में आर्गूमेंट ये किया जाते हैं कि जो है इससे इंश्योर होता है इक्वलिटी, स्पेशली जेंडर जस्टिस, स्ट्रेंथ होती है नेशनल इंस्टिगेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिंप्लीफाई होता है लीगल सिस्टम और डिफरेंट टाइप्स के लॉ को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जुडिशरी रिपीट जो है वो गवर्नमेंट को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कई बार कह भी चुकी है। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि जो है रिलीजियस माइनॉरिटी हैं या फिर जो रिलीजियस अधिकार हैं वो चले जाएंगे, हालांकि जाएंगे कुछ नहीं, ठीक है, और ये सब बकवास फैलाई गई है। इंडिया आज वास्ट डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो डाइवर्सिटी अनेकता में एकता होनी चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग परसीव्ड एज ए मेजॉरिटेरियन ऑफ आर हिंदू, मतलब हिंदू जो है अपनी विचारधारा को थोपने का प्रयास करेंगे, इसका भी खतरा मन रहता है। डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसाइबल है, कैन नॉट बी जुडिशली इन्फोर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चैलेंज अगर हम बात करें तो इसेंशियल डॉक्ट्रिन दोस्तों यहाँ पे फिर आ जाती है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, नहीं लिखा है पिछला लेक्चर, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन दोस्तों ये होती है कि किसको ये हक है कि हमारे एसेंशियल प्रैक्टिस में हस्तक्षेप करे आकर के। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के आधार पे जो है ये ग्राउंड है पर्सनल लॉ को रेगुलेट करने के, ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी लग सकती हैं। बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फेडरल इशू जैसे जो है पर्सनल लॉ जो है ये मैं आपको बता दूँ सेंटर और स्टेट कॉन्फ्रेंस लिस्ट में आते हैं। वे फॉरवर्ड क्या तरीका क्या है, फेज फॉरवर्ड तरीका दोस्तों ये है कि फेज इम्प्लीमेंट हो, मतलब एकदम नहीं हो, धीरे धीरे हो, ग्रेजुअली। स्टेट लेवल जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाए जाएँ, जैसे उत्तराखंड अभी चला। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो, मतलब जो पार्टी इसमें हैं उनका जो है बाकायदा व्यू लिया जाए, जैसे रिलीजियस लीडर, मौलाना मौलवी या हिंदुओं के लीडर या वुमेन की ग्रुप और माइनॉरिटी जूरिस्ट, इनकी मतलब मत लेकर इनके विचार से जो है कॉन्फिडेंस पर लेकर काम किया जाए। पब्लिक अवेयरनेस जो है बढ़ाई जाए इसके बारे में, जेंडर जस्टिस स्ट्रेस दिया जाए, मिसकंसेप्शन उसको क्लियर किया जाए, रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। लेजिस्लेटिव जो है सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाए, जैसे जो माइनॉरिटी हैं या मान लीजिए ट्राइब्स हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कर दिया जाए। जुडिशियल ओवरसाइट होनी चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन जो प्रैक्टिस है उन पर जो है कंटिन्यू स्टक डाउन किया जाता रहे। पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए, बाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, सब पार्टियां जो एक साथ बैठ करके जो है इस मुद्दे पे बात करें, ताकि जो पार्टी होती है ना यही तो बवाल पैदा करते हैं। अगला दोस्तों जो मुद्दा है वो है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जैसा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें डीपीएसपी में 47 में लिखा हुआ है कि जो है इनका प्रोविजन करें, निषिद्ध करें कंजम्पशन इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें समस्या ये भी रहती है कि स्टेट को टैक्स कहाँ पे मिलेगा, और फिर जो उससे जो है मतलब
कुछ लोगों के आर्गूमेंट तो ये भी रहते हैं कि जो है बंद हो जाएगा तो इससे जो है वायलेंस बढ़ जाएगा, कि शराब नहीं मिल रही तो फिर वो जो है उल्टा सीधा काम करेंगे या जो है कुछ उल्टी सीधी चीज़ें पी लेंगे जिससे जो है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ड्राई डे बड़ा खतरनाक होता है, गांधी के आइडल से प्रभावित है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें हैं, ठीक है। इससे वायलेंस जो है घर पे डोमेस्टिक वायलेंस या मार कुटाई वगैरह नहीं होगी। और जो पॉवर्टी में लोग चले जाते हैं पीने के चक्कर में, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, फिर इसमें जो है ये जो है सब खराब चीज़ें हैं, तो ये सब जो है बैन होना चाहिए। गांधी जी के आइडिया से प्रभावित है ये आर्टिकल, और मोरल अथॉरिटी है प्रोविज़न की। ये जो है टोटल प्रोविज़न इसका जो है उसके खिलाफ है, ठीक है। मतलब जो है ट्रेड और बिजनेस फिर कैसे होगा, जैसे किसी को आपने अधिकार दे रखा है ट्रेड बिजनेस का, एक तरफ आप बैन भी कर रहे हो, तो फिर ये कैसे रीजनेबल ग्राउंड है। दूसरा चीज़, लिक्वर जो है बैन जब आप करोगे तो ब्लैक मार्केट जो है उसमें होगा, ठीक है। जैसे जो है बिहार में चले जाइए तो वहाँ पे 75 वाली जो है 750 में मिल रही है। इलिसिट लिक्वर होगा, उल्टी सीधी चीज़ें पियेंगे, मेथनॉल पी लेंगे, ठीक है, उससे लोग मर सकते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे FN बालसारा का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि रिस्ट्रिक्शन जो है लिक्वर ट्रेड पे जो है होना चाहिए, बट क्लैरिफाइड ट्रेड इन लिक्वर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट ऑल। यानी कि जो है लिक्वर में ट्रेड करना ये किसी प्रकार का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, सो स्टेट कैन कम्प्लीटली प्रोहिबिट। ड्राई स्टेट जैसे गुजरात में जो है 1960 में हुआ, बिहार में हुआ, नागालैंड में हो चुका है ड्राई डे। और प्रॉब्लम्स इसमें क्या है, तो इलीगल माफिया जो है बढ़ जाते हैं, हुज ट्रेजिडी होने लगती है, मतलब लोग उल्टी सीधी चीज़ें पी लेते हैं, ठीक है। डिबेट टुडे क्या है, तो पब्लिक हेल्थ का मामला है, और सोशल मॉरलिटी भी है, इंडिविजुअल लिबर्टी भी है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, सब बवाल है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने कवर कर दी आपकी। अब दोस्तों लिविंग वेज और इक्वल पे का जो है मामला रहता है, आर्टिकल 39 और 43 से ही प्रभावित है। लिविंग वेज और इक्वल पे हमारे देश में नहीं मिल पाता है, तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड जो है सभी को मिलनी चाहिए। आर्टिकल 13A बात करता है कि सबको जो है आजीविका चलाने के लिए। इक्वल पे की बात करता है आर्टिकल 39B-D जो है इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 43 लिविंग वेज की बात करता है, डिसेंट स्टैंडर्ड जो है लाइफ होनी चाहिए वर्कर्स की। तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स हमारे देश में जो है बहुत बुरी दशा में जो है काम करते हैं और विदेश में जाते हैं, उनके साथ भी जो अत्याचार होता है। जैसे सऊदी करंट गल्फ कंट्री में जो है पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया जाता है, तो एक बड़ी समस्या है, ठीक है। तो मिनिमम जो उनकी जो वर्क कंडीशन होती है, उनके साथ जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है, ये सारी चीज़ें होती, तो ये सब नहीं मिल पा रहा है। गिग इकोनॉमी हमारे देश में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो उनकी जॉब कभी भी खतरे में बढ़ी रहती है। सोशल सर्विलांस चल रहा है, हर जगह पर उनको रेगुलेट करा जा रहा है, कितना तुम काम कर रहे हो, कितना कर रहे हो। तो ये एक प्रकार के जो मतलब एक हेल्दी जो जॉब होना चाहिए वो तो नहीं है किसी प्रकार से। इक्वल पे डिबेट रहती है कि जेंडर के बीच में जो है गैप आज भी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो आज भी हमारे देश में आज गैप है एक बड़ा सा। सेम वर्क डिफरेंट पे जो है ये अक्सर जो है मतलब जो है विवाद में रहता है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें कहा था इक्वल पे जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल है अंडर आर्टिकल 14, ठीक है, और आर्टिकल 39D के अनुसार। मैकेंजी वर्सेज एड्रियो डी कोस्टा का केस है, अनइक्वल पे टू फीमेल स्टेनोग्राफर स्टेक डाउन। यानी कि जो है अनइक्वल पे के लिए जो है वो स्टेक डाउन कर दिया गया, जो मतलब जो है इक्वल ही करोगे, ठीक है, अनइक्वल नहीं करोगे। और ये मैकेंजी का केस है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज जगजीत सिंह का केस है जिसमें दोस्तों कहा गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल डेली जो वेजर होते हैं वो इंटाइटल्ड हैं इक्वल पे के लिए, ठीक है, और जो है उनकी ड्यूटी सेम परमानेंट स्टाफ के अनुसार ही होंगी। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है, तो आज हमारे देश में गिग इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है। जोमेटो, उबर, सोएला, स्विगी, ये सब जो गिग इकोनॉमी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है हायर किए जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन उनका होता है। सर्विलांस के लिए दुनिया की GPS लगा दिया जाता है। और जेंडर पे का गैप आज अभी हमारे देश में है। और जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं आपने पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, तो 8 दोस्तों जो है वो इसी बारे में बात करता है, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। दोस्तों 7th जो डिबेट रहती है वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की रहती है। अक्सर दोस्तों जो है अमेरिका 48 में बात की जाती है कि जो है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री पे जो है साइंटिफिक लाइंस पे जो है प्रिजर्व हो, इम्प्रूवमेंट हो ब्रीड्स का। दोस्तों इसमें जो है अक्सर एक मुद्दा हमेशा बवाल बना रहता है। जैसे अमेरिका जो है हमें भेजना चाहता है अपनी मक्का वगैरह जो जीनोम एडिटेड है। अब दोस्तों सवाल ये रहता है कि अगर हम जो एग्रीकल्चर में एक्सपेरिमेंट करेंगे, एग्रीकल्चर में जो हम जो जीन एडिटिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा कि फसल बहुत ज़्यादा उत्पादन होगी, जिससे किसानों की जो फसल है उसका रेट नहीं उतना मिल पाएगा। तो ये एक समस्या रहती है कि उत्पादन ज़्यादा करें कि जो है फसलों को जो है मतलब कैसे क्या करें, एक्सपोर्ट भी अगर ना कर पाएँ, ठीक है, तो उत्पादन ज़्यादा कर दिया तो जो है किसानों को पैसा नहीं मिलेगा, डिमांड ज़्यादा कम, मतलब जो डिमांड और सप्लाई खेल बिगड़ जाएगा। दूसरा, अगर हम जीनोम एडिटिंग करते हैं, साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो इसका इन फ्यूचर क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों की हेल्थ पे, ये भी जो है अक्सर बना रहता है, ठीक है।
तो और कल्चरल जो सेंटीमेंट लोगों के जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी जो है बिगड़ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जो अपने मानने रहते हैं माइनॉरिटी और दलित वगैरह, ठीक है, तो वो जो है बूचर लेदर जो इंडस्ट्री होती है तो वो जो है अक्सर इसके खिलाफ रहती है, ठीक है। कि दरअसल एग्रीकल्चर अगर आप देखोगे तो जानवरों को मारा काटा जाता है हमारे देश में, ठीक है। और बड़ा हमारा हम तो जो बहुत बड़े मीट के एक्सपोर्टर हैं, ये जो बड़े बड़े राजनीतिक जो तुम्हें चटाते रहते ना धूल कि हम ये हिंदू कल्चर वो हिंदू कल्चर, और देखो मार कटाई सबसे ज़्यादा हमारे देश में होती है जानवरों की, ठीक है। तो ये बूचर इंडस्ट्री वाले अपना क्लेम ठोक देते हैं कि मान लो ये हमारे लिए जो है लिवलीहुड के लिए, तो लिवलीहुड के लिए क्या तुम्हें ये बूचड़ा ही खाना चलाने को मिला था, लेदर इंडस्ट्री मिली, ठीक है। तो ये अपना बताते हैं, लेदर भी दोस्तों वहीं से बनता है, कारखाना दोस्तों जो कानपुर है, मैं आपको बता दूं जहाँ से मैं हूँ, वो दोस्तों इसी के लिए जो है फेमस है, लेदर इंडस्ट्री के लिए। तो फेडरलिज्म इशू जो है अक्सर रहते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउ स्लैटर जो है बैन होने चाहिए, ठीक है, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और आर्टिकल 48 से जो है अलाइन भी होता है। एनवायरनमेंट दोस्तों प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वो भी हमारे आर्टिकल 48A में जो है बात कही गई है, जिसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 48A में, ये दरअसल 42 के द्वारा जोड़ा गया था। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हमारे देश में बहुत बड़ा दोस्तों मुद्दा है और ये बड़ी डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। ये सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच नहीं है, ये जो है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म अप्रोच है, यानी कि यहाँ पे जो है हम अगर बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये एनवायरनमेंट का हमारे देश में कितना जो है सुप्रीम कोर्ट काम करती है। कोई भी जो है मुद्दा आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो उसको तुरंत जो है फेवर में ही लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर जो है उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। और डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी डिबेट रहती है कि डेवलपमेंट होना चाहिए कि एनवायरनमेंट को पहले करें, क्योंकि कोल माइनिंग नहीं होगी तो बिजली कैसे मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फिर जो है डेवलपमेंट कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे जो है धीरे धीरे मतलब जो है कायदे से होगा, ऐसा नहीं कि जो है कुछ उपचार किया जाए, जैसे सोशल कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR इंप्लीमेंट किया जाता है कंपनियों के, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कुछ काम करें। MC मेहता केस दोस्तों जो है उन्होंने इसीलिए खासकर लड़े, एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही MC मेहता अक्सर याद किए जाएंगे इस काम के लिए, ठीक है। तो राइट टू लाइफ आपका है आर्टिकल 21 से, तो एनवायरनमेंट के लिए आप यहाँ से खड़े हो सकते हो। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो होना चाहिए, मतलब रिन्यूएबल सोर्स पे जाएँ, ठीक है, सोलर को अपनाएं। इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री जी जो है इस पर काम कर भी रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बन चुका है और तमाम तरीके के प्रयास हमारे सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रमोशन जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जो है जैसे आपने थोड़े दिन पहले एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपने कर्नाटक में इशू देखा हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, ठीक है। या जो है फॉरेस्ट एक्ट 2006 हो गया, ठीक है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, या फिर जो है इस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे जो है प्रोविज़न है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से फेवर में जो है बात करते हैं, ठीक है। आप वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते हो, हरे वृक्षों की, ठीक है, विदाउट परमिशन वगैरह, ठीक है। तो फॉरेस्ट विभाग हमारे देश में है, वन विभाग है, और वो तो जो है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ट्रेटी स्टेटों का जो है, स्टेट का जो है काम है इंटरनेशनल पीस, शांति वगैरह बढ़ाएं। तो इसलिए भारत ने नॉन अलाइनमेंट का जो है कॉन्सेप्ट लाया, ना रूस के फेवर में जाएंगे ना अमेरिका के फेवर में, जहाँ हमारा फायदा होगा वहाँ जाएंगे। पंचशील हमने अपनाया, पंचशील के सिद्धांत अपनाए शांति बनाने के लिए, म्यूचुअल, हालांकि चाइना हमको जो है इन्फीरियर मानता है, अपने आप को स्ट्रांग मानता है। पंचशील का कॉन्सेप्ट लाया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के कॉन्सेप्ट लाया, सब लोग जो है सबका साथ सबका विकास जो है मॉडल लाए गए। स्ट्रेटजिक अलायंस बनाए गए, क्वाड, इंडो US टाई, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ोगे तो इससे जो है एक प्रकार का प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया गया ताकि जो है शांति बनी रहे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है स्टेट का कर्तव्य होगा, तो स्टेट के जो है काम होगा कि इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी के लिए हमने क्या किया, दुनिया के जो है सिक्योरिटी अलायंस बनाया, दुनिया में जो है जो बातें होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उस सब के लिए बनाया। पीस पंचशील लाए, ठीक है। पंचशील का काम था कि जो है 5 सिद्धांत, जिससे जो है दोनों हर देश जो है एक दूसरे की स्वतंत्रता और जो इंटरनल मामले में जो हस्तक्षेप ना करे, रिस्पेक्ट करे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करे, नॉन अलाइनमेंट लेकर आए कि जो है रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के बीच अक्सर जो है एक डिबेट बनी रहती है, जिसमें गांधीयन और वर्सेस नेहरूवियन मॉडल की जो है अक्सर बात होती है कि गांधीयन मॉडल अच्छा है। ऐसे गांधीयन मॉडल था, गांधीयन मॉडल दोस्तों ग्राम स्वराज की बात करता है, पंचायत की बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता है, वीकर सेक्शन की बात करता है। 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है, मनरेगा की स्कीम, ये सब गांधी जी से इंस्पायर्ड है। नेहरू का काम है कि वो हैवी इंडस्ट्री, प्लान्ड अर्बनाइजेशन, स्टील, डैम, इनकी जो है बात करते हैं,
ठीक है। और टेम्पल जो है मॉडर्न इंडिया का नेहरू जी ने तैयार किया था। और 5 ईयर प्लान वगैरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात नेहरूबियन करते हैं, यानी कि नेहरू जी गांधी जी बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये गांधी जी जहाँ पे आपको विलेज सेंट्रिक दिख रहे होंगे, तो नेहरू जी जो है आपको इंडस्ट्रियल सेंट्रिक दिख रहे होंगे। तो क्या होना चाहिए, मतलब डेवलपमेंट कैसे मतलब होना चाहिए। तो दोस्तों आर्गूमेंट जो है, इंडिया जो है ओवर फोकस करता है अर्बनाइजेशन के ऊपर, तो इसके आप बता सकते हो कि पॉलिसी बायस है। ठीक है, स्मार्ट सिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो जो लोग ताकतवर हैं वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं पॉलिसी को। रिसोर्स जो है अर्बन में ज़्यादा हमारे खर्च होते हैं। ठीक है, बल्क फंडिंग होती है। रूरल डिस्ट्रेस है हमारे देश में आज भी जो है 45% वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर में आज भी लगी हुई है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 17% है। एनवायरनमेंट की बात किया जाए तो इंडस्ट्रियल जो है वो डिस्प्लेस कर देता है रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन को। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनइक्वलिटी जो है, अर्बन रूरल डिवाइड जो है, हेल्थ, लिटरेसी, डिजिटल एक्सेस में जो है मिलता है देखने को हमारे देश में। तो ये तो आपने बोल दिया। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके लिए जॉब एंड ग्रोथ उससे होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूरल स्कीम जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वराज योजना या जो है पीएम आवास योजना, इससे जो है रूरल हमारे देश में काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। गांधीयन जो है आइडल्स हमारे देश में देखने को मिलते हैं, जैसे सस्टेनेबल जो है हेल्थ में सेक्टर में अगर आप देखोगे पंचायतों को इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, म्यूनसिपैलिटीज को कर ही दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी के काम कर ही रहे हैं। तो गांधी के आइडल्स भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ऐसा तो ना कि गांधी के आइडल्स को हमने नकार दिया है। आज भी हमारे देश में गाँव लेवल पे जो है पंचायतों में जो है उसमें काम हो रहा है, पंचायतों को और अच्छे बनाया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, लेकिन धीरे धीरे होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी पंचायती राज इंश्योर करते हैं विलेज एम्पावरमेंट को। और अर्बनाइजेशन दोस्तों जो है वो तो होकर ही रहेगा। 50% इंडिया जो है अर्बन में जो है 2050 तरफ रहने चालू कर देगा, यूएन के प्रोजेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें कहा है राइट टू फूड जो है अंडर आर्टिकल 21 आता है, जिसमें प्रोटेक्ट किया जाए रूरल पुअर को। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो वे फॉरवर्ड दोस्तों यही कि बैलेंस मॉडल अपनाया जाए, प्योर विलेज फोकस हो, ना कि जो है ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कितनी बड़ी बात कही है। आंधे तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट मत कीजिए, बल्कि जो है प्योर तरीके से विलेज को भी फोकस कीजिए। रूरबन मिशन जो है अपनाइए। रूरबन मिशन का होता है, रूरबन मिशन का मतलब होता है इंटीग्रेट अप्रोच। सस्टेनेबल सिटी बनाइए जहाँ पे स्मार्ट, ग्रीन और इंक्लूसिव सिटी हो। एम्पावर कीजिए पंचायत को। पंचायत को एम्पावर करने का मतलब है फिजिकल डिवोल्यूशन दीजिए। स्टेट जो है पैसे नहीं देते हैं। लोकलाइज प्लानिंग रखिए, उनको वर्कफोर्स दीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। एग्री इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी अपनाइए जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग, रूरल डिजिटल इकोनॉमी के बीच में जो गैप है वो कम हो, जहाँ पे जो है फूड को जो है मतलब जो लोकल कच्चा माल होता है वो गांव से खरीद लें, उनको अच्छा पैसा दें, तो वो भी डेवलपमेंट हो। इंक्लूसिव पॉलिसी, या फिर गांव में ही एक मतलब जहाँ पे अच्छा खासा हो तो वहाँ पे जो है जैसे जो है हमारे देश में आज जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बेस। ठीक है, इंक्लूसिव पॉलिसी जो है हो रूरल, हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग सब में होनी चाहिए। दोस्तों यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं 2013 से 2025 तक के, नहीं 1995 से 2025 तक के जो है क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के डाल दिए हैं। इधर से 1995 तक के हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, इनको आप वर्कशीट में अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके डाल दिए गए हैं। मेंस का इसमें दोस्तों कोई क्वेश्चन जो है ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, डीपीएसपी में सिर्फ कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4-5 2025 में दोस्तों अभी रिसेंट में ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेंडर जस्टिस पे पूछा जा चुका है। ठीक है, और फ्री लीगल एड पे जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है नालसा, और इनइक्वलिटी ऑनरशिप पे जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस पे, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मॉडल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर से पूछा गया है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटी होंगी। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं बड़ी दोस्तों पीडब्ल्यू से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन में, और पीडब्ल्यू से पढ़ाई करना चाहते हो तो जो है आप ये डिस्काउंट कूपन कोड लगा सकते हो। अगर जो है आप वो सवाल बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।